हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा चैनल करकी एजुकेशनल हब में। जैसे कि कल हम क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे, लेकिन हम कल पढ़े थे इन वीडियो का इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिए थे। आज हम चैप्टर के सवालों को हल करेंगे। देखते हैं क्या है। आज हमारी टॉपिक है प्राकृतिक संख्या जो हुई थी उसके गुण पढ़ने हैं। हमें प्राकृतिक संख्या की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, यानी कि उसके परगुण पढ़ने हैं। कौन कौन से परगुण होते हैं, देखिए क्या पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के परगुण कौन कौन से परगुण होते हैं। पहला होता है संवरक परगुण, दूसरा होता है क्रम विनिमय परगुण, तीसरा होता है सहचर परगुण, चौथा होता है एक का परगुण। ये परगुण है। पांचवा पढ़ेंगे योगात्मक, तत्समक, अवयव। आज हम किस पे पढ़ेंगे, जोड़ पे पढ़ेंगे। किस पे, जोड़ पे पढ़ेंगे। तो पहला क्या पढ़ेंगे, संवरक परगुण, दूसरा क्या पढ़ेंगे क्रम विनिमय परगुण, तीसरा क्या पढ़ेंगे सहचर परगुण, चौथा क्या पढ़ेंगे एक का परगुण, पांचवा जो पढ़ेंगे वो है योगात्मक, तत्समक, अवयव परगुण। देखिए, तो पहले हम पढ़ते हैं संवरक परगुण के बारे में। तो संवरक परगुण क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। संवरक परगुण ये कहता है कि यदि आप दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो यदि हमें प्राकृतिक संख्या मिलती है तो हम कहेंगे कि संवरक परगुण जोड़ का पालन करता है। क्या कहेंगे कि संवरक जो परगुण होता है, दो यदि प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे, यदि हमें प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होगी तो हम कहेंगे कि जोड़ जो है वो संवरक परगुण का पालन करता है। तो देखते हैं, क्या मान लिया जाए एक कोई प्राकृतिक संख्या है और दूसरी प्राकृतिक संख्या b है। अब हम जब इसको जोड़ते हैं क्या हमें प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होती है, देखते हैं। मान लिया जाए n प्राप्त होता है कि नहीं, यही हमें देखना है। तो a भी एक क्या है, n है, ये भी क्या है, n है। यानी कि नेचुरल नंबर को यदि हम जोड़ें, नेचुरल नंबर प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे कि योगा जो जोड़ है वो संवरक परगुण का पालन करता है। प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ संवरक परगुण का पालन करता है। माना कि क्या है, पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है, देखिए, जैसे एक प्राकृतिक संख्या 2 है, एक प्राकृतिक संख्या 3 है, दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 3 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जब इसको जोड़ते हैं क्या हमें n मिल रहा है कि नहीं, यही हमको सिद्ध करना है, यही हमको पढ़ना है। यदि हमें n मिलेगा तो कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होता है वो संवरक परगुण का पालन करता है। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 जो कि क्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गई। अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम नहीं ये कह सकते कि फॉलो करता है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 5 एक प्राकृतिक संख्या है, 7 एक प्राकृतिक संख्या है, दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। इसका एडिशन जब करेंगे
तो 5 और 7 का जब एडिशन करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। 12 भी एक प्राकृतिक संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अब दो उदाहरणों के माध्यम से की सहायता से हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ होता है वो क्रम विनिमय नियम संवरक नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? कि संवरक परगुण का पालन करता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं का जो परगुण होता है, जोड़ का परगुण जो होता है, वो संवरक परगुण का पालन करता है। अब इसको लिख ले। इसको आप यदि लिखना चाहें तो बोल दे रहा हूं कि यदि कोई दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, यदि हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है तो हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ संवरक नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्या एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। 2 + 3 = 5। यह भी प्राकृतिक संख्या थी, यह भी प्राकृतिक संख्या है, यह भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें प्राकृतिक संख्या मिलती है। अतः प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ संवरक नियम का पालन करता है। ये आपका 1 नंबर में आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन कहेगा कि प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होता है क्या वो संवरक नियम का पालन करता है कि नहीं। एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आप एक उदाहरण यहाँ पे है, आपको यहाँ पे बताया गया कैसे हुआ। अब आप इसको नोट कर लें। नोट कर चुके होंगे तो अब अगली टॉपिक पे हम चलते हैं। अगली टॉपिक हम लोगों की ये है क्रम विनिमय परगुण। पहला परगुण हो गया हम लोगों का खत्म। दूसरे परगुण पे चलते हैं। उस परगुण का नाम है क्रम विनिमय परगुण। क्या है? क्रम विनिमय परगुण। क्रम विनिमय परगुण देखिए क्या होता है। क्रम विनिमय परगुण ये कहता है कि यदि आप दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसको यदि क्रम, देखिए इस शब्दों में छिपा हुआ है कि ये शब्द में आकर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आता है, क्या करेंगे? क्रम प्लस विनिमय। क्रम का मतलब होता है उसका स्थान जो हो, विनिमय मतलब होता है उल्टा कर देना। तो यदि हम दो प्राकृतिक संख्याओं के स्थान को उल्टा पलटी कर दें, यानी कि स्थान की अदली बदली कर दें, यदि उसके जोड़ में यानी कि उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे मान लिया जाए ए कोई प्राकृतिक संख्या है, बी भी कोई प्राकृतिक संख्या है, ये दो प्राकृतिक संख्या है, इसके क्रम को उल्टा कर दिया जाए। पहले हम इसमें ए लिखा है, पहले हम बी को लिख देते हैं। पहले इसमें बाद में इसमें क्या लिखा है? बी लिखा है, तो पहले बी को लिख देते हैं, बी प्लस ए कर देते हैं। अब दोनों को देखते हैं, यदि ये दोनों बराबर आ जाता है आंसर तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, प्राकृतिक संख्या का पढ़ रहे हैं तो 2 + 3 है। एग्जांपल लिए, 2 भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है, 3 भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो इसके स्थानों को हम बदलते हैं, यानी कि स्थानों की अदली बदली करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 3 + 2 यही मिलेगा, क्योंकि 3 के स्थान पे 2 रख देते हैं, 2 के स्थान पे 3 रख देते हैं। तो अब देखिए 2 + 3 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, और 3 + 2 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो आप एक एग्जाम्पल ये नोट कर लीजिए और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अतः प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है।
पालन करता है। तो देखिए एक बार और समझा दे रहा हूं। क्या है, माना कि कोई प्राकृतिक संख्या एक मान लिया जाए, एक प्राकृतिक संख्या है, दूसरी प्राकृतिक संख्या बी है। यदि हम इसके स्थानों को अदली बदली कर दें, यानी कि स्थानों को उल्टा पलटा कर दें, तो बी की जगह पे ए की जगह पे बी रख दें, बी की जगह पे ए रख दें, यदि इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम कहेंगे कि जो प्राकृतिक संख्या का योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो देखिए a प्लस बी या b प्लस ए करते तो 2 एक मान लिया था प्राकृतिक संख्या है, 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है। जब इसके स्थानों की अदली बदली किया तो क्या हो गया, 3 हो गया और क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका जो आंसर आया ये 5 आया, ये भी 5 आया। इससे एक ही एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, क्योंकि यदि जो फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, जो फॉलो नहीं करेगा वो एक ही एग्जाम्पल पे स्पष्ट कर देगा कि ये फॉलो नहीं करता है। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है सहचर। क्या नाम है, सहचर। तो आप नोट कर लीजिए। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी का नाम है सहचर परगुण। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, वो है सहचर परगुण। सहचर परगुण देखिए तीसरी प्रॉपर्टी है, क्या है, सहचर परगुण। मार्कर ले रहे हैं, सहचर परगुण। सहचर परगुण का मतलब ये होता है कि इसमें कम से कम कितनी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, 3 प्राकृतिक संख्या होंगी। मान लो ए कोई प्राकृतिक संख्या है, बी भी एक प्राकृतिक संख्या है, सी भी एक प्राकृतिक संख्या है। 2 को पहले जोड़ो, उसके बाद तीसरे को जोड़ो, फिर 2 को पहले जोड़ो, इस दोनों को पहले जोड़ो, तीसरे को जोड़ो, फिर ये दोनों को पहले जोड़ो, फिर तीसरे को जोड़ो। तो यदि इसके आंसर में यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होता है वो सहचर परगुण का पालन करता है। देखिए जैसे ए बी सी था, ए प्लस एक कोष्टक, छोटा कोष्टक बी प्लस सी कर दिए। कोष्टक का मतलब ये होता है पहले कोष्टक को हल किया जाता है। आप पढ़े होंगे क्लास 6, 7, 8 में कि पढ़े होंगे कि बॉडमास नियम, बॉडमास नियम पढ़े होंगे, तो उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये बता दे रहा हूँ मैं। जैसे बी प्लस सी को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद ए को जोड़ेंगे। पहले कोष्टक को हल करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ कहीं होता है तो उसको ऑफ को हल करते हैं, उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग को हल करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा को हल करते हैं, उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़ को हल करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने को हल करते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है बॉडमास नियम का। क्या होता है कि ए प्लस बी, अब इसके बराबर, अब तुम ए प्लस बी को किए थे, अब ए प्लस सी ले लेते हैं, बाद में बी को जोड़ते हैं, तीसरा क्या ले लेते हैं, बी प्लस सी हो गया, ए प्लस सी हो गया। अब क्या कर लेते हैं कि ए प्लस बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ए प्लस बी ले लेते हैं। उसके बाद सी को बाद में जोड़ते हैं। अब तीनों का यदि मान में कोई फर्क नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि सहचर परगुण जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का पालन करता है। देखिए मान लिया कि एक प्राकृतिक संख्या 2 है, एक प्राकृतिक संख्या 5 है, एक प्राकृतिक संख्या 7 है, 3 प्राकृतिक संख्या, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी मान लो। तो अब देखिए इसी फार्मूले के बेस पे रखते हैं, या तो आप 2 + 7 किए, उसके बाद 5 को जोड़ो, फिर करो 5 + 7 किए, फिर 2 को जोड़ो, फिर 2 + 5 किए, 2 + 5, उसके बाद 7 को जोड़ो। तो आप देखिए तीनों हो गया। अब 2 + 7 ये 9 हो गया, +5 इसको जब करेंगे 7 + 5 12 हो गया, इसको 2 करेंगे तो 2 + 7 2 + 5 7 हो गया, +7 करेंगे। अब क्या होगा, 9 + 5 12 + 2 7 + 7,
तो ये हो जाएगा 14, ये भी 14, ये भी 14। क्या तीनों बराबर आया? हाँ, बराबर आ गया। तो कहेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है वो सहचर परगुण का पालन करता है। क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, यहां पे लिख दे रहा हूं, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ सहचर परगुण का पालन करता है। सहचर परगुण का पालन करता है। अब अगली टॉपिक पे चलते हैं। अगली टॉपिक का नाम है योगात्मक तत्समक अवयव। क्या नाम है? योगात्मक तत्समक अवयव। क्या नाम है? अगली टॉपिक पे चलते हैं। नोट कर लीजिए ये एग्जाम्पल और ये। चलिए चलते हैं अगली टॉपिक पे। उसका नाम है योगात्मक तत्समक अवयव। क्या नाम है? योगात्मक तत्समक अवयव। हेडिंग चौथी है, योगात्मक तत्समक अवयव। योगात्मक तत्समक अवयव का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वही हो जाता है योगात्मक तत्समक अवयव। यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को बोल देते हैं योगात्मक तत्समक अवयव। जैसे ए है, ए में अब क्या जोड़ दें कि हमें ए ही प्राप्त हो जाए, तो यही देखेंगे। तो योगात्मक तत्समक अवयव जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो होता है। तो a प्लस जीरो करेंगे ए ही आएगा, b प्लस जीरो करेंगे b ही आएगा, ऐसे 2 प्लस जीरो करेंगे तो 2 ही आएगा, यदि 3 प्लस 2 जीरो करेंगे तब भी 3 ही आएगा। तो ये योगात्मक तत्समक अवयव हो गया। यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ा जाए उसके मान में कोई परिवर्तन ना आ जाए, उसी को बोल देते हैं योगात्मक तत्समक अवयव। क्या बोल देते हैं? योगात्मक तत्समक अवयव। तो योगात्मक तत्समक अवयव उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं के परगुण जोड़ के हो गए, अब चलते हैं हम लोग घटाने पर। किस पे चलते हैं? घटाने पर। वैसे तो आपके बुक में घटाने की नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये 6, 7, 8 का वो था। अब देखिए घटाने को कर दे रहे हैं। क्या? घटाने का। अब देखिए घटाने पे पढ़ते हैं। घटाने का क्या है? इसके भी वही प्रॉपर्टी है जो जोड़ की थी, सेम प्रॉपर्टी इसकी भी वही है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहली है समवर्क, समवर्क परगुण। दूसरा है क्रम विनिमय परगुण। तीसरा है सहचर सहचर परगुण। चौथा है, 3 ही है, एक जो योगात्मक तत्समक अवयव इसमें भी वही होता है, 0 ही होगा। अब क्या है देखते हैं समवर्क परगुण क्या होता है। समवर्क परगुण वही जो पहले पढ़े हैं जोड़ में, वही इसमें भी करेंगे। यदि अब इसमें क्या करने, उसमें जोड़ में करते थे, जोड़ा जाता था, अब इसमें घटाएंगे केवल। क्या? यदि दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाएं, यदि हमें प्राकृतिक संख्या मिलेगी तो हम कहेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याओं का घटाना है वो समवर्क परगुण का पालन करता है। मान लें, चलिए ठीक है, पहले इसको इरेजर कर देते हैं, साफ कर देते हैं, उसके बाद करते हैं।
समवरक परगुण। हेडिंग क्या है? समवरक परगुण। समवरक परगुण। समवरक परगुण देखिए क्या होता है। समवरक परगुण का मतलब ये होता है कि यदि दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाएं, यदि हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का जो घटाना है वो समवरक परगुण का पालन करता है। तो देखिए क्या है, मान लो ए कोई प्राकृतिक संख्या है, एक बी भी प्राकृतिक संख्या है। यदि a माइनस बी करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? n मिलना चाहिए। मान लो ये भी n है, ये भी n है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? n मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का जो घटाना है वो समवरक परगुण का पालन करता है। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे एक 2 है, एक 1 है, दोनों प्राकृतिक संख्या है। 2 में से 1 को घटाओगे 1 आएगा। देखो ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या में से घटाए तो हमें प्राकृतिक संख्या मिली। देखते हैं लेकिन क्या सभी में मिलती है, वही जांच करते हैं। अब देखिए मान लिया जाए एक प्राकृतिक संख्या 5 है, एक प्राकृतिक संख्या 6 है। तो 5 में से 6 को घटाएंगे तो आप इंटीजर का नियम पढ़े हैं कि देखिए इसके आगे कुछ नहीं लगा होता है तो प्लस माना जाता है। प्लस माइनस जब दोनों चिन्ह क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, तो उसको घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। घटाने से पहले किस चिन्ह देखते हैं, किसका चिन्ह बड़ा होता है, तो जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब कितना बड़ा होता है? बड़े में से छोटे को घटा दिया जाता है। 6 में से 5 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर क्या आया? -1 आया। -1 की जो कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये -1 नॉट इक्वल टू प्राकृतिक संख्या, यानी कि ये सभी पर फॉलो नहीं करता है, कुछ पे करता है कुछ पे नहीं करता है। तो गणित ऐसे सब्जेक्ट है जिस पर पूरे यानी कि शुद्ध रूप से फॉलो करेगा तभी हम उसको रखेंगे, वरना नहीं रखते हैं। देखिए तो समवरक परगुण को क्या लिखेंगे? समवरक परगुण में कि लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का घटाना समवरक परगुण का पालन नहीं करता है, का पालन नहीं करता है। ये देखेंगे क्या? प्राकृतिक संख्याओं का जो घटाना है वो समवरक परगुण का पालन नहीं करता है। अब दूसरा देखते हैं, उसका नाम है क्रम विनिमय परगुण। क्या है? क्रम विनिमय परगुण। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है क्रम विनिमय परगुण। देखिए क्रम विनिमय परगुण का मतलब ये होता है यदि हम दो प्राकृतिक संख्या जो लिए थे a और b, यदि इसके क्रम को उल्टा करें तो इसके मान में यदि कोई परिवर्तन नहीं आता है तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का जो घटाना है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मान लो a कोई प्राकृतिक संख्या है, b भी एक प्राकृतिक संख्या है। जब a माइनस बी करें और b माइनस ए करें तो इसके आंसर में यदि कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का जो घटाना है वो क्रम विनिमय परगुण का पालन करता है। किसका पालन करता है? क्रम विनिमय परगुण का पालन करता है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल से क्या है। मान लो ये कोई प्राकृतिक संख्या 2 है, एक प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। दो प्राकृतिक संख्या मैंने ले लिया। तो अब देखो क्या है? 2 एक प्राकृतिक संख्या है a, तो 2 - 1 और 1 - 2, इसका स्थान की अदली बदली किए। 2 - 1 करेंगे इसका मान 1 आएगा, और इसका जब मान इसको हल करेंगे इसका मान -1 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, क्योंकि +1 और -1, इससे -1 जो होता है ये बहुत छोटा है किससे? +1 से, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो एक नॉट इक्वल टू -1 के, अतः हम कह सकते हैं कि अतः देखिए एक ही एग्जाम्पल से ये हो गया,
इसकी प्रॉपर्टी एक ही एग्जाम्पल से पता चल गई। तो अतः प्राकृतिक संख्याओं का जो घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है तो लिख लीजिए, जो भी बच्चे लिखना चाहते हैं लिख लें। क्या पढ़े? क्रम विनिमय परगुण। क्रम विनिमय परगुण क्या होता है? यदि आप दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाएंगे, यदि हम दो प्राकृतिक संख्याओं के स्थान की अदली बदली करें तो हमें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, तब कहते हैं कि पालन करता है। आ गया तो हम कहेंगे कि नहीं करता है। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है सहचर। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है सहचर। इसमें कम से कम 3 संख्या होना आवश्यक है। कम से कम 3 संख्या रहेगी। मान लो ए कोई प्राकृतिक संख्या है, बी भी एक प्राकृतिक संख्या, ये 3 प्राकृतिक संख्या। 2 को पहले घटाएं, जिस तरीके से उसमें करते थे इसी तरीके से जोड़ते थे, इसमें घटाएंगे। जैसे a माइनस बी, उसके बाद माइनस सी करें, उसके बाद b माइनस सी, उसके बाद माइनस a करें। यदि a माइनस सी, उसके बाद माइनस b करें। यदि तीनों का मान यदि बराबर आ गया, यानी जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी होना चाहिए, उतना बड़ा ये भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याओं का घटाना है वो सहचर परगुण का पालन करता है। मान लो ए क्या है? 3 है, ये क्या है? 4 है, ये क्या है? 6 है। 3 4 6 मैंने ले लिया। तो अब देखो 3 माइनस 4 और माइनस 6 होगा। दूसरा क्या है? b माइनस सी। b क्या है? 4 माइनस 6 और क्या? माइनस 3। अब तीसरा क्या है? a माइनस सी। तो a क्या है? 3 माइनस b, a माइनस सी, a माइनस सी, c क्या है? 6 और b क्या है? माइनस 4। तो इसको हल करेंगे -1 आएगा, -6। इसको हल करेंगे -2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3। इसको हल करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे -4। तो अब जब इसको हल करेंगे -1 -6, इसको -2 -3, इसको 3 -4, तो इसका मान आएगा -7, इसका मान आएगा -5, इसका मान आया -1। तो क्या तीनों बराबर हैं? नहीं बराबर है ना। तो अतः प्राकृतिक संख्याओं का घटाना, प्राकृतिक संख्याओं का घटाना सहचर परगुण का पालन नहीं करता है। देखो, घटाना किसी प्रॉपर्टी का पालन नहीं करता है, जोड़ सभी प्रॉपर्टी का पालन करता है। अब शॉर्टकट में क्या लिख लिए? घटाना किसी भी प्रॉपर्टी का पालन नहीं करता है और जोड़ सभी प्रॉपर्टी का पालन करता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या के। अब देखिए हम आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या का ये हो गया खत्म। अब गुणा और भाग आपके होमवर्क दे रहे हैं, गुणा और भाग। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि पूर्णांक जो है यही क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, 7th में पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे। अब 9th में थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसकी भी प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है। तो पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब हेडिंग डालते हैं पूर्णांक। पूर्णांक की अब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे
किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? हम पढ़े प्राकृतिक संख्या के जोड़ की, घटाने की, और गुणा और भाग आपके लिए SW दिया गया। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक की, क्योंकि पूर्ण संख्या का क्या है? जोड़ और घटाना जोड़ करेगा और गुणा करेगा और घटाना और भाग नहीं करेगा। तो पूर्ण संख्या का तो भी बहुत ही आसान है, उसी प्राकृतिक संख्या जो लगा ले गया वो पूर्ण संख्या का कर लेगा। अब करते हैं किसका? पूर्णांक की। पूर्णांक की प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी इसमें भी होती है। इसमें जोड़ पढ़ेंगे और घटाना आपका होमवर्क रहेगा। जोड़ की पढ़ेंगे, पहला समवर्ग परगुण, दूसरा है क्रम विनिमय, तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है सहचर, इसमें भी वही योगात्मक तत्समक अवयव आएगा। अब इसमें एक आएगा जिसे बोलेंगे योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। चौथा आता है माड, ये होता है माड का चिन्ह, ये होता है। पांचवी टॉपिक ये होती है माड। तो क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। समवर्ग परगुण पहले देखते हैं, उसके बाद क्रम विनिमय, सहचर और योगात्मक प्रतिलोम पढ़ेंगे। उसके बाद ये माड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं निरपेक्ष मान। इसका नाम है निरपेक्ष मान। ये हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, समवर्ग परगुण। समवर्ग परगुण क्या होता है? यदि हम दो पूर्णांकों को जोड़ें, क्योंकि जोड़ का पढ़ रहे हैं तो जोड़ेंगे, घटाने का पढ़ते तो घटाते। यदि हम दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे, यदि हमें पूर्णांक मिलता है तो हम कहेंगे कि जो प्राकृतिक पूर्णांक जो है वो समवर्ग परगुण का पालन करता है। देखिए, मान लो क्या ए कोई पूर्णांक है, बी भी कोई पूर्णांक है। ये दो पूर्णांक हैं। कितने पूर्णांक हैं? दो पूर्णांक हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यदि हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जो प्राकृतिक पूर्णांक जो है, पूर्णांक का जो जोड़ है वो समवर्ग परगुण का पालन करता है। तो पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, -3 ये हो गया, ये 5 हो गया, ये दोनों पूर्णांक हो गए। ये क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। तो -3 को +5 में जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 2 आ गया। ये भी क्या है? इंटीजर है। ये भी क्या है? इंटीजर है। इंटीजर को i और कहीं कहीं पे z से भी लिखते हैं, दोनों से लिखते हैं। ये भी क्या मिला? हमें इंटीजर मिल गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 + -5 ले लेते हैं। इसको जब हल करेंगे तो 7, देखिए इस आप पढ़े हैं जोड़ का नियम क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो माना जाता है, गुणक चिन्ह है, तो प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। जब इसको हल करेंगे 2 आएगा। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो हम दो एग्जाम्पल से कह सकते हैं अब, क्योंकि ये करता है। अब देखो क्या कहेंगे कि पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक का जोड़ जो होता है वो समवर्ग परगुण का पालन करता है। अतः पूर्णांक समवर्ग परगुण का अतः पूर्णांक का जोड़ समवर्ग परगुण का पालन करता है। दूसरा देखते हैं, अब जो नोट करना चाहता है नोट कर ले। दूसरा देखते हैं, दूसरे का नाम है क्रम विनिमय। क्या नाम है? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय परगुण। यदि हम दो पूर्णांक
पूर्णांक की बात की जा रही है। यदि हम दो पूर्णांक के स्थान को क्रम विनिमय जोड़ में पढ़ाया हूँ, जोड़ में पढ़ाया था, क्रम विनिमय घटाने में भी पढ़ाया था, प्राकृतिक संख्या के पढ़ाया था, इसमें भी वही होगा कि क्रम का मतलब होता है कि उसका जो क्रम है, विनिमय का मतलब होता है कि अदली बदली कर देना या उल्टा पलटा कर देना। जैसे मान लो ए कोई पूर्णांक है, बी भी एक कोई पूर्णांक है, ये दो पूर्णांक हैं। अब ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, यदि दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता तो हम लिखेंगे कि पूर्णांकों का जो जोड़ होता है वो क्रम विनिमय परगुण का पालन करता है। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और जो इसका स्थान की अदली बदली कर दिए तो इंटीजर प्राप्त तो होगा, वो तो संवरक परगुण में है। लेकिन देखते हैं कि यदि हम स्थान की अदली बदली करेंगे तो हमें क्या मान में कोई फर्क पड़ता है? यदि पड़ेगा तो हम कहेंगे नहीं करता है, यदि नहीं पड़ेगा तो हम कहेंगे कि करता है। तो देखिए कोई पूर्णांक ले लो, जैसे एक पूर्णांक 7 है, एक पूर्णांक -3 है, ये दो पूर्णांक हैं। देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है? ऋण लगा हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है। वो बॉर्डर किसका है? ऋणात्मक का है। इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो धनात्मक माना जाता है। धनात्मक किसका बॉर्डर है? ये धनात्मक का बॉर्डर है, यानी कि वो किसका बॉर्डर हो गया? धनात्मक का बॉर्डर हो गया। अब देखते हैं दो पूर्णांक, जैसे 7 प्लस -3, यही था ना, इसका एडिशन करते हैं। अब देखो पहले इसको लिख सकते हैं -3, उसके बाद क्या कर देंगे? +7। तो जब इसको करेंगे 7 प्लस माइनस को गुणा -3 आ जाएगा, -3 + 7 तो क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, इसका मान भी 4 आएगा। तो क्या दोनों बराबर हैं? तो हम कह सकते हैं दोनों बराबर आ गए ना। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांक का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब देखते हैं तीसरा क्या है? सहचर। आज की लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है सहचर परगुण। क्या है? जो तीसरी ये परगुण है उसका नाम है सहचर परगुण। किसका पढ़ा है? पूर्णांक का। तीसरा है सहचर परगुण। क्या है? सहचर परगुण। सहचर परगुण में कम से कम 3 पूर्णांक होना आवश्यक है। अब 2 पूर्णांक को पहले जोड़ने, फिर जिस तरीके से उसमें करते थे प्राकृतिक संख्या में, उसी तरीके से पूर्णांक में भी करेंगे। मान लो ए कोई पूर्णांक है, बी कोई पूर्णांक है, सी कोई पूर्णांक है। ए प्लस बी करेंगे, उसके बाद प्लस सी को करेंगे, बी प्लस सी करेंगे, उसके बाद ए को करेंगे, उसके बाद ए प्लस सी करेंगे, उसके बाद किसको करेंगे? बी को जोड़ेंगे। यदि इसके तीनों मानों में यदि कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि कोई बदलाव नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि जो पूर्णांक जो है, पूर्णांकों का जोड़ जो है वो सहचर परगुण का पालन करता है। मान लो 3 ले रहे हैं हम इंटीजर, एक है 5, एक है -4, एक है -3। ये 3 इंटीजर है। इसको मान लो a है, इसको मान लो b है, इसको मान लो क्या है? c है। तो ले लिए। अब क्या 5 प्लस ये -4 है तो इस तरीके से कर दिया जाए, ये हो गया। अब प्लस -3 है, ये हो गया। दूसरा जब हम करेंगे क्या आएगा? प्लस b प्लस c। तो b क्या है? -4 है, और c क्या है? -3 है, तो प्लस माइनस ये हो गया। अब क्या करेंगे? +5 को एडिशन करेंगे। अब तीसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तीसरी a प्लस c। a क्या है? 5 है, c क्या है? -3 है, अब ये क्या है? -4 है। तो अब देखिए इसके मान देखते हैं। देखिए ये 5 है, ये 4 है। तो अब देखिए इसको जब हल करेंगे 5 प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो ये -4 आ जाएगा इतना। अब इसको जब हल करेंगे प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस हो जाता है।
तो अब पहले एक एक को हल कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा। अब 1 - 3 हो गया ये। अब 1 - 3 करेंगे -2 हो गया ना। अब दूसरा करते हैं यहाँ पे हल। -4 प्लस -3 प्लस 5, तो -4, उसके बाद प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। -3 हो गया प्लस 5, तो माइनस वाला माइनस के साथ, तो -7 हो गया प्लस 5। इसका जो आंसर आया वो -2 आ गया। अब तीसरा बचा है, तीसरों को देख लेते हैं क्या है। 5 प्लस -3 प्लस -4 क्या है, 5 प्लस माइनस का गुणा -3 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 5 - 7, इसका भी -2 आया। तो ये भी -2, यानी -2 बराबर -2 बराबर -2। क्या तीनों बराबर हैं? हाँ बिल्कुल बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक पूर्णांक का जो जोड़ है वो सहचर परगुण का पालन करता है। क्या पढ़ेंगे कि पूर्णांक का जो जोड़ है वो सहचर परगुण का पालन करता है। देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नोट कर लेंगे कि पूर्णांक का जोड़, पूर्णांक का जोड़ सहचर परगुण का पालन करता है। अब देखिए 2 टॉपिक जो बची थी उसको भी कर दे रहे हैं, क्योंकि छोटी सी टॉपिक है, समय कम लगेगा, इसलिए उसको हल कर दे रहे हैं। चलिए क्या था, एक था योगात्मक तत्समक, एक था योगात्मक प्रतिलोम, एक था निरपेक्ष मान। क्या था, एक था योगात्मक प्रतिलोम, एक था निरपेक्ष मान। चलिए पहली टॉपिक क्या थी, पहली टॉपिक थी योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है, जैसे मान ले ये कोई -a है तो इसको +a लिख सकते हैं, यही है योगात्मक प्रतिलोम। यानी माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा जैसे +a है तो इसको -a लिख सकते हैं। जैसे कहेगा, इस पे क्वेश्चन ये आएगा कि कहेगा -3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम, -3 का क्या लिखना है, योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो -3 का जब हम योगात्मक प्रतिलोम को हल करेंगे तो मैंने बताया माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। -3 का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यदि यही +3 होता तो इसका क्या हो जाता, -3 हो जाता। तो ये हो गया आपका योगात्मक प्रतिलोम खत्म हो गया। उम्मीद है कि योगात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबी जा रही है लेकिन थोड़ा सा और बचा है, टॉपिक एक बची है, उसको हल कर देते हैं। उसके बाद अगले दिन नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। देखिए अगली टॉपिक खत्म कर दे रहे हैं, क्या है, उसका नाम है 4 सेकंड की है। क्या है, उसका नाम है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान का चिन्ह ये होता है मॉड, इसको बोलते हैं मॉड। यदि कोई संख्या इसमें मॉड में ये -1 है तो इसका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यदि मॉड में +1 है तो ये +1 ही रहेगा, यानी कि प्लस में नो चेंज, इसको लिख लेंगे प्लस में चेंज नहीं होगा, यानी कि बदलाव नहीं होगा। निगेटिव में यानी कि माइनस में बदलाव होगा। माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा प्लस में ही रहेगा। तो आप सभी को मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में, ये जो पढ़ाया गया है आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आज यहीं अपने वीडियो को विराम देता हूं। अगले दिन नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।